हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब रिसेंटली काफी सारे मीडिया हाउसेस, इवन इंडिविजुअल मासेस, यूरोपियन नेशन, सबकी निगाह थी सिर्फ एक समिट के ऊपर, और वो थी अलास्का समिट, जब ट्रंप और पुतिन आपस में मिले और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कोई ना कोई डील या फिर कोई ना कोई एग्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कह दिया था कि यह सिर्फ एक लिसनिंग एक्सरसाइज है। यहां पे आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई सीज फायर डील या फिर कोई एग्रीमेंट दिखेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि पुतिन जो है वो उनके साथ में स्मार्टली प्ले कर सकते हैं। इसीलिए एक बैकग्राउंड उन्होंने तय किया, जहां पे उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। वहीं पे जो यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो कि फॉर्मर एडवाइजर हैं, जॉन बोल्टन, उन्होंने साफ-साफ इस मीटिंग के ऊपर एक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है, ट्रंप हारे तो नहीं है, बट पुतिन क्लियरली इस समिट के विजेता हैं। और इवन हिलेरी क्लिंटन ने भी कहा है, जो बार-बार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं कि मुझे तो नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर भी उन्होंने एक टिप्पणी करी। उसको जानने से पहले हम देखेंगे कि जो फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन है, वो किन पॉइंट्स पे ये बात कह रहे हैं कि पुतिन साफ-साफ जीतते हैं और डोनाल्ड ट्रंप हालांकि हारे नहीं हैं। बट वहीं पे काफी सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कि यूनाइटेड स्टेट्स की धरती पे ये मीटिंग जरूर हुई होगी, बट ट्रंप ये साफ-साफ मीटिंग जो है हारते हैं। बट इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ये है फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन साहब। इन्होंने यह कहा, जो लगभग 3 घंटे तक मीटिंग चली, सबको यह आशा थी कोई सीजफायर होगा, कोई डील होगा, बट ना सीजफायर हुआ और ना डील हुई। और इन्होंने किन पॉइंट्स पे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जीते? उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप ये सुनिश्चित कर पाए हैं, ये एंश्योर कर पाए हैं कि आने वाले टाइम पे आपको पुतिन के साथ में मीटिंग उनकी देखने को मिल सकती है। जिसका बहुत ही सरकास्टिकली पुतिन ने जवाब दिया कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको मिलना है तो हम मॉस्को मिलेंगे, ना कि अलास्का। और अब ज़ेलेंस्की किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ज़ेलेंस्की से क्या बातचीत होती है और उसके बाद में इन तीनों की जो ट्राइलेटरल मीटिंग होगी, तब हम कुछ आशा लगा सकते हैं कि कोई एग्रीमेंट, कोई सीज़फायर डील होने की पॉसिबिलिटी है। बट अगेन मैं कह रहा हूं, चांसेस बहुत कम है। तो इन्होंने एक चीज कही, एक तो पुतिन जीते कैसे? पहली चीज कि दोबारा से वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में अपने रिश्ते रीबिल्ड कर पाए हैं, जो बाइडेन एरा के टाइम पे नहीं था। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई बाइडेन एरा के टाइम पे, क्योंकि बाइडेन साफ-साफ जो उनके यूरोपियन एलीज थे उनको सपोर्ट करता है और कह रहे थे कि हमें यूक्रेन को नेटो में मिला देना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा मेजर पॉइंट था जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेड किया। कोई भी नेशन नहीं चाहेगा कि दुश्मन उनकी बॉर्डर तक आ जाए, और वही चीज पुतिन ने भी की। जिस तरीके से वो इन्वेड करे, जब उन्हें लग रहा था कि नेटो धीरे-धीरे अपने पैर पसार रहा है उस रीजन में, स्पेशली रशिया के आसपास के बॉर्डरिंग नेशंस में, या फिर उस रीजन की जब मैं बात करता हूं तो। दूसरा, ये क्या कर पाए? पहली चीज, टाइज को रीबिल्ड कर पाए, जो बाइडेन एरा के टाइम पे नहीं थी। दूसरा, जो सैंक्शंस लगने वाले थे रशियन प्रेसिडेंट या रशिया के ऊपर, उनको कहीं ना कहीं अवॉइड कर लिया इस मीटिंग से, जिससे कि ट्रंप की जो ईगो है उसको सेटिस्फाई कर दिया गया। और तीसरा, ना डील हुई, ना सीजफायर हुई, ना कोई एग्रीमेंट हुआ। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये और कह दिया है कि वो सीजफायर नहीं चाहते हैं, वो एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट या फिर एक पीस एग्रीमेंट चाहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और ये अंदेशा पहले भी वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कह दिया था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में या यूनाइटेड स्टेट्स की धरती पे अगर समिट हो रही है और पुतिन आ रहे हैं, तो ये उनकी पर्सनल विक्ट्री हो चुकी है। क्योंकि एक तो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी का चेंज होना, जहां पे वो रशियन प्रेसिडेंट से बात नहीं कर रहे थे बाइडेन एरा के अंदर, अब वो बातचीत कर रहे हैं, उनको वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दूसरा, इसी वजह से वो सैंक्शंस को भी अवॉइड कर पाएंगे। जो सेम चीजें फॉर्मर यूएस के एनएसए ने कही है कि किस तरीके से पुतिन इसके दौरान जीतते हैं। और जैसे ही मीटिंग हुई, उसके बाद में एक बहुत ही लंबा चौड़ा लेंदी कॉल हुआ, जिसमें यूरोपियन कमीशन के लीडर, यूरोपियन यूनियन के लीडर एंड इवन काफी सारे यूरोपियन नेशन, चाहे फिर जर्मनी हो, पोलैंड हो, फिनलैंड हो, ब्रिटेन हो, इवन आप कहेंगे वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ में लगभग 1.5 घंटे की बातचीत हुई, और जिसपे यह डिसाइड किया गया कि आने वाले टाइम पे मैं वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात भी करूंगा, और ये जो भी चीजें इस मीटिंग के दौरान हुई है, समिट के दौरान हुई है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी समिट के दौरान, चाहे से वो व्लादिमीर पुतिन हो या फिर यूएसए के प्रेसिडेंट हो, तो आप एक चीज
और नोटिस करेंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ज़ेलेंस्की को कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। ज़ेलेंस्की को पता ही नहीं था कि क्या प्रेस ब्रीफिंग होगी या नहीं होगी। ये भी सबसे बड़ी जीत है व्हेन इट कम्स टू पुतिन। इनके इसके बारे में ब्रीफ इनको बाद में किया गया और अब ये डिसाइड हुआ है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो मंडे को यानी अगस्त 18 को वॉशिंगटन डीसी जाके इससे बातचीत करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ट्रंप ने साफ-साफ ये कह दिया है कि सीज़फायर तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है, आपको इस वॉर को रोकना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है पीस एग्रीमेंट। हमें पीस एग्रीमेंट करना होगा, जिसको ट्रूथ सोशल पे भी कहा। और आपको तो पता है, डोनाल्ड ट्रंप की आदत है बढ़ा चढ़ा के चीजों को कहने की। मैं हर महीने एक सीज़फायर करा देता हूं, थैंक यू फॉर द अटेंशन ऑन दिस मैटर, और बार-बार ये कहते हुए आए हैं झूठे और इन्फ्लेटेड क्लेम्स। इन्फ्लेटेड क्लेम्स कैसे? एक बहुत ही ग्रेट और सक्सेसफुल डे हुआ अलास्का के अंदर। मीटिंग जो थी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में वो बहुत अच्छी गई, और लेट नाइट मैंने एक कॉल किया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन के साथ में, बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स के साथ में, इवन जो नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं मार्क रूट, उनके साथ में भी। और हमने ये कोशिश करी है और हम डिटरमाइंड है कि बेस्ट तरीका सीज़फायर नहीं होगा, क्योंकि सीज़फायर हो ही नहीं सकता। सीज़फायर करने जाओगे, आप युद्ध विराम लगाने जाओगे, पुतिन उसके ऊपर एग्री नहीं करेंगे। मैं आपको बार-बार बताता हूं आया हूं, पुतिन के ऑब्जेक्टिव साफ-साफ हैं। जो यूएसएसआर का दबदबा 1991 से पहले हुआ करता था, उस दबदबे को लेके आना, जिसके तहत वो अपनी बॉर्डर्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं। उसमें अभी उनकी ये डिमांड है कि जो भी हमने यूक्रेनियन टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखी है, वहां से यूक्रेन अपने आप को विड्रॉ कर ले। दूसरा, आपको कोई भी वेस्टर्न ट्रूप्स यूक्रेन की धरती पे ना दिखें। तीसरा, वो नेटो का मेंबर ना बने। ये सारी चीजें जो हैं, ये उनके ऑब्जेक्टिव हैं, और ये अगर ऑब्जेक्टिव उनके पूरे नहीं होते हैं, तो वो सीज़फायर भी नहीं करेंगे। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि पीस एग्रीमेंट एक बहुत अच्छा तरीका होगा, जिसमें यूरोपियन नेशंस का या यूरोपियन एलीज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब ये सब कुछ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। पुतिन हैज़ रियली मास्टर्ड दिस समिट। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, या दैट इज माय ओपिनियन। अब उसके बाद में उन्होंने बोला कि अगर हम सीज़फायर एग्रीमेंट कर भी देंगे, तो आपको पता है कि काफी बार ये जो सीज़फायर एग्रीमेंट है वो ज्यादा लंबे तक टिकते नहीं है। और इन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है डीसी आ रहे हैं, ओवल ऑफिस, जहां पे हम ये सारी चीजें बातें करते हुए नजर आएंगे, और पोटेंशियली हम मिलियंस की तादाद में जो लोगों की जान जा रही है उसको बचाने में कामयाब होंगे। और आप सभी को याद होगा कि इस पूरे केओस के दौरान, जहां पे इंडिया के ऊपर यह ब्लेम लगाया गया कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है जिस तरीके से रशिया को फंड मिल रहा है इस वॉर के दौरान, वहीं पे पुतिन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही। वो ये कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 2022 में होते, तो आपको ये वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट कभी देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बाइडेन एरा की या बाइडेन के टाइम पे पॉलिसीज ये थी कि हम कितना ज्यादा नेटो को एक्सपेंड कर सकते हैं, स्पेशली रशिया के आसपास। और उन्हें यूक्रेन एक सुटेबल कंट्री लगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को नेटो में मिलाना चाहते हैं। वहां पे अटकलें बढ़ी, बहुत र्यूमर्स बाहर निकले, इवन काफी सारी थ्योरीज निकली, जिसकी वजह से, जिसको सपोर्ट किया जा रहा था, इस चीज को बैक किया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन एलिस के द्वारा, इसलिए रशिया इन्वेड करा। और शायद ट्रंप होते तो ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने साफ-साफ ये भी दिखा दिया पुतिन ने कि इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, और ये भी बता दिया, ट्रंप की ईगो को भी सेटिस्फाई कर दिया कि अगर आप वहां होते तो ये चीजें नहीं होती। और ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप तो आपने देखा होगा, बाइडेन को बार-बार ब्लेम करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। जैसे 2021 में जब अफगानिस्तान के अंदर उनका इन्वेजन हुआ था, सॉरी उससे पहले 2011 में जब इन्वेड किया था, और 2021 में जब विड्रॉ कर रहे थे, तो जिस तरीके से विड्रॉ किया गया, उसके लिए भी बाइडेन को ठहराया गया। बाइडेन को इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म, चालू भी इन्हीं की वजह से हुई है। और अब ये चीज पुतिन कह रहे हैं, तो एक तो इंडिया के ऊपर से प्रेशर हटा लिया साफ-साफ, और जो डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे वो भी। और डोनाल्ड ट्रंप जब खुद कह चुके हैं कि बाइडेन की वजह से हुआ, तो आप इंडिया को कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? इंडिया तो अपनी पॉलिसीज को फॉलो करेगा। इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चीजें करेगा, बिकॉज़ वी आर नॉट गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पॉलिसीज। और मैं पहले भी बता चुका हूं, इंडिया एक जूनियर पार्टनर की तरह एक्ट नहीं करेगा जैसे पाकिस्तान करता है। राइट? ये चीज आपको समझनी होगी, और ये हमारा स्टैंड है। और इसीलिए एक कटाक्ष भी मारा गया था कुछ दिनों पहले, जब इन्हीं एक्स यूएसए एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा था, पीएम मोदी को नॉमिनेट कर ही देना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को फॉर नोबल टाइज। अगर ऐसा कर देते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि टैरिफ निकल जाएंगे। जो टैरिफ 25% लगाए, जो अगस्त 7 को अप्लाई हो चुके हैं, फिर 25% और लगाए, जो 50% टैरिफ्स हो गए, जो कि अगस्त 27 से लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। वहीं पे हमारे एक्स डिप्लोमेट विकास स्वरूप ने साफ-साफ ये बता दिया कि क्यों हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए।
मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट में बोला कि सर आपकी तो आईआर की नॉलेज बहुत कम है, आपको तो पता ही नहीं है, सीज़फायर तो कोई बहाना है, सीज़फायर थोड़ी होगा, सीज़फायर नहीं होता है, पढ़ के आओ। और अब कोई फॉर्मर डिप्लोमेट ये चीज़ कह रहा है, स्पेशली ये चीज़ मैंने क्या है नीव पे कवर की थी, यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी पे, तो काफ़ी सारे नीचे कमेंट्स आए थे। और अब जब वो फॉर्मर डिप्लोमेट ने कहा है, तो शायद अब किसी को बिलीव होगा मेरी बातों पे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फॉरेन पॉलिसीज़ बना रहा हूँ, बट एटलीस्ट मुझे आईआर की थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैं पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तब जाके ये कमेंट्स लेके आता हूँ। तो जो विकास स्वरूप है, उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि ट्रंप इसलिए खुश नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कुछ-कुछ चीज़ें। पहली चीज़, इंडिया है ब्रिक्स का मेंबर और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ब्रिक्स को देखते हैं एक एंटी यूएस या फिर एंटी अमेरिकन अलायंस, जो कि आगे आने वाले टाइम पे अपनी खुद की करेंसी बनाएगा, डॉलर से मूव अवे करेगा, हमें ब्रिक्स करेंसी देखने को मिलेगी और इंडिया को इस ब्रिक्स का मेंबर नहीं होना चाहिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था या जो वॉर थी, वो मैंने रुकवाई, उसकी रिस्पांसिबिलिटी मेरी थी, वो डील मैंने ब्रोकर करी। अब पाकिस्तान ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान ने नॉमिनेट भी कर दिया, लेकिन इंडिया ने ना तो इसको एक्सेप्ट किया और ना ही उनको नॉमिनेट किया और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से बार-बार जो है इंडिया को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। रशिया का बहाना लेके तो सिर्फ़ बात की जा रही है, एक सिर्फ़ टारगेट पे अटैक किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो जैसे ही वो आए थे ऑफ़िस के अंदर, तब क्यों नहीं लगाया इंडिया के ऊपर टैरिफ? तब क्यों ये चीज़ नहीं कही कि इंडिया इज़ रिस्पांसिबल? इस टाइम पे ही क्यों? तो आपको टाइमिंग्स भी समझनी होगी, राइट? और तीसरा तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जो है अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं कर रहा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि उनके लिए इंडिया का मार्केट खुले, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है और उनके फार्मर्स को वो सब्सिडीज़ देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, जिसकी वजह से जब उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे एंटर करेंगे, तो हमारी एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को हर्ट और डैमेज कर सकते हैं और ऑब्वियस सी बात है, इंडिया अपने इंटरेस्ट को क्यों हर्ट करेगा, राइट? हम हमारे इंटरेस्ट से चलेंगे और इसीलिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे फार्मर्स फार्मर्स की बॉडीज ने साफ-साफ ये कहा कि अगर आपको भी लगाना है यूएस के ऊपर, तो आप भी यूएस के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दीजिए, बट आप झुकिएगा मत, इस चीज़ के बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कि किस तरीके से हिलेरी क्लिंटन ने क्या कहा है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर ट्रंप और पुतिन की ये समिट फेल होती है, तो इंडिया के ऊपर और प्रेशर बनेगा, इंडिया के ऊपर और टैरिफ लग सकते हैं। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोएस्ट प्राइस एवर पे 17,999 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें कि ये ऑफर जो है अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन है एंड इवन आपको 2 या 2 साल से ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन पे फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, जहाँ पे आपके रहने की, ठहरने की सारी व्यवस्था की गई है। आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपके ऊपर पूरी निगाह रखी जाएगी इसके दौरान और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सारे हमारे बैचेज़ हैं। अब जब ये समिट हुई, तो उसके बाद में इंडिया का रिस्पॉन्स ये था कि इंडिया ने वेलकम किया इस समिट को और कहा कि अगर कहीं भी हमें आगे बढ़ना है, कोई भी हमारी अप्रोच है, तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम उसको डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरह करें और वर्ल्ड चाहता है कि जल्दी से जल्दी सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। इंडिया का यही स्टैंस, और इंडिया का नहीं, सारी कंट्रीज का भी यही स्टैंस होना चाहिए कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बिकॉज़ कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो रीजनल इंस्टेबिलिटी तो आती ही है और आजकल ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जहां पे हर एक नेशन, हर एक रीजन इंटरकनेक्टेड है, तो एक रीजन में क्या हो रहा है, दूसरे रीजन में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये चीज आपको पता होगी अगर आप पढ़ रहे हैं तो, और एक कॉमन सेंस की बात भी है। और यही अटकलें भी लगाई जा रही थी कि अगर ट्रंप और पुतिन की समिट इनकंक्लूसिव रही, कोई सीज़फायर नहीं, कोई डील नहीं, तो क्या दोबारा से टैरिफ्स लगेंगे? लेकिन वहीं पे रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही हैं कि ट्रंप शायद अपने इस स्टांस को, इस पोजीशन को थोड़ा-सा सॉफ्ट करेंगे और जो टैरिफ लगाने की वो सोच रहे हैं इंडिया के ऊपर और इवन चाइना के ऊपर, चाइना के साथ तो नहीं कर सकते ऐसी डील, क्योंकि चाइना प्रेशराइज़ करता है और चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ मिनरल। आपने देखा होगा जब टैरिफ पे टैरिफ लगने लगे थे, दोनों के बीच में टैरिफ वॉर चलने लगी थी, जहां पे एक तरफ 100%, तो उधर से 100%, इधर से 145, तो उधर से 125। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल इनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, इनकी ईवी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, इनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं और इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, हर एक कंट्री के पास में वो एक दो चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसको वो बार्गेनिंग के तौर पे यूज कर सके और जब भी ऐसे कोई फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते हैं दोनों नेशन के रिश्ते के बीच में, तो हम उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर सके। बट still I will appreciate India that they did not bow down and they did not back down, right? उन्होंने अपना स्टैंस कभी नहीं छोड़ा, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रेशर जो है वो कम किया जा सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। और इवन झूठ कैसे बोला, झूठ ऐसे बोला कि रशिया जो है अपना एक सेकंड लार्जेस्ट ऑयल बायर जो क्लाइंट है इंडिया, उसको खो चुका है।
जो कि लगभग 40% कर रहा था, राइट? ये चीज़ उन्होंने साफ-साफ बोली और उन्होंने कहा कि मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ ये सेकेंडरी सैंक्शन, बट वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेगा एंड आई गेस अब मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट वहीं पे इंडिया ने साफ-साफ टैरिफ प्रेशर को भी रिजेक्ट किया और कहा कि आप क्या बात कर रहे हो? मतलब कि जो हमारी एनर्जी पॉलिसी है, उससे हमारे कोई शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिला है। हमने रशियन का जो ऑयल का इंपोर्ट है वो बंद नहीं किया है, कोई भी पॉज़ हमें देखने को नहीं मिलता और उन्होंने कहा कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बेसिस पे अपने डिसीजन बनाएँगे, ना कि आपके प्रेशर में, राइट? हम आपके कोई जूनियर पार्टनर नहीं हैं, हमारी खुद की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद के बनाते हैं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और इंडिया हर एक नेसेसरी मेजर लेगा, जिससे उसके नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। वहीं पे यूएस डेमोक्रेट्स ने साफ-साफ ये कहा कि जो आप ये टैरिफ लगा रहे हो इंडिया के ऊपर और आप सोच रहे हो कि रशिया को प्रेशराइज़ कर लोगे। पहली बात तो रशिया इंटेंशन है ही नहीं। रशिया को टारगेट करना ही नहीं है। इंडिया को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, जो रीज़न्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसके बारे में डिप्लोमैट्स भी बात कर चुके हैं, डेमोक्रेट्स भी बात कर चुके हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी बात कर चुके हैं और इवन इनके कमेंट से पहले मैं भी बात कर चुका हूँ। राइट? तो उन्होंने कहा कि जो आप सोच रहे हो ना, जो डेमोक्रेट का पैनल है कि क्या नाम है, आप पुतिन को रोक लोगे, पुतिन नहीं रुकने वाले हैं, ये मैं आपको साफ-साफ बता देता हूँ और उन्होंने कहा, अगर आपको कोई स्टेप लेना ही है, अगर आपको रियल में रशिया का जो ये इश्यू है, उसको एड्रेस करना ही है, जिस तरीके से यूक्रेन में उन्होंने इन्वेड किया है, तो आप पुतिन को पनिश कीजिए एंड इवन यूक्रेन को मिलिट्री एड दीजिए। अदरवाइज़ बाकी तो सिर्फ स्मोक एंड मिरर्स है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ के पीछे पड़े हैं, तो हिलेरी क्लिंटन पहले क्या नाम है इनके फॉर्मर यूएस के एनएसए ने इनके ऊपर जाइब लिया, इनके ऊपर कमेंट लिया, मज़ाक किया और अब नोबेल प्राइज़ नॉमिनेशन के लिए हिलेरी क्लिंटन साफ-साफ ये कहती हैं कि मैं इनको नॉमिनेट कर दूँगी, बट मेरी एक बार कंडीशंस है बट वो मान ले। तो उन्होंने कहा कि शी वुड नॉमिनेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर द नोबेल पीस प्राइज़ अगर वो एक पीस डील या फिर एक सीज़फायर डील, स्पेशली पीस डील ब्रोकर कर पाते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में। लेकिन एक कंडीशन डाल दी। कंडीशन ये डाली कि रशिया को आप बिल्कुल अलाउ नहीं करोगे कि आप यूक्रेन की कोई भी टेरिटरी रखोगे या फिर आपके अंदर या फिर उस टेरिटरी को रशियन टेरिटरी कहा जाएगा, राइट? और ये तब आया है जब डिस्कशन चल रहे थे अलास्का समिट के दौरान और ऑब्वियसली बात है इट्स इम्पॉसिबल, राइट? रशियन प्रेसिडेंट कभी भी गिव अप नहीं करेंगे टेरिटरी को और स्पेशली डॉनबास के रीजन को, जहां पे डोनेस्क और लुहांस्क वाले रीजन आते हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आप प्लीज कमेंट करिएगा। आपके ओपिनियन, आपके व्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।